प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पॉलिटी का वह टॉपिक रहेगा हमारे भारत में जो संविधान का विकास हुआ है वह किस क्रम से हुआ है और आज जाकर के हमारा भारत का संविधान यह जो व्यापक रूप धारण कर लिया है उसके पीछे क्या कुछ कहानी है। तो दोस्तों, आज से हम चर्चा करेंगे यह पॉलिटी के बारे में। तो आइए जानते हैं भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान का देन है, यदि प्रमुख देन है तो वह है अंग्रेजों के आगमन के बाद से। दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे भारत का संविधान जो बना था इसमें बहुत सारे देशों के संविधान का योगदान भी है। तो आइए जानते हैं ये जो संवैधानिक विकास का जो क्रम जो शुरू हुआ है, स्टार्टिंग से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले यह बता दें कि हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कंपनी की शुरुआत हुई थी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के वास्ते। लेकिन यह व्यापार करते 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 यह भारत में शासन करने लगा। और दोस्तों, इसी दरमियान क्या होता है कि ब्रिटिश संसद में कुछ एक्ट लाया जाता है और उस एक्ट के माध्यम से ये जो कंपनियां हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पर अंकुश लगाया जाता है उस एक्ट के माध्यम से। और धीरे धीरे जा कर के तब यह सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और आपको बता दें कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो कैटेगरी में, एक पढ़ेंगे कि कंपनी का शासन और एक पढ़ेंगे कि कंपनी का शासन जो है उसका बागडोर चला जाता है किसके हाथों में, तो ब्रिटिश ताज के हाथों में चला जाता है। और यह कब जाता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद जो शासन की बागडोर होता है वह चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी ब्रिटिश ताज जो है उसके पास चला जाता है। आइए जरा देखते हैं। दोस्तों, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी जिसमें अंग्रेज विजयी रहा। और प्लासी की लड़ाई के बाद सन 1764 में बक्सर का भी युद्ध होता है। इसमें निर्णायक जीत हो जाती है अंग्रेजों की। इसके बाद अंग्रेजों का जो है शासन शुरू हो जाता है। कहाँ से, तो बंगाल से शुरू होता है। दोस्तों, यह अंग्रेज जो है हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्थापना किया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो आइए जरा देखते हैं इनके बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ देर पहले ही हमने बताया कि कंपनी का शासन और ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज का शासन। कंपनी का शासन दोस्तों चलता है 1773 से 1858 तक चलेगा कंपनी का शासन। और 1858 के बाद 1947 तक चलेगा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज का शासन चलता है। दोस्तों, क्या होता है कि यह जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, यह भारत में कुछ मतलब उसके कर्मचारी जो हैं कुछ करप्ट हैं, कुछ भ्रष्ट हैं यानी भ्रष्टाचारी करते हैं, या फिर कुछ गलत गतिविधियों द्वारा एक कंपनी को चलाते हैं। और कंपनी को क्या हो रहा था कि कुछ लॉस हो रहा था, जिसके कारण इस पर अंकुश लगाने के लिए तथा इस कंपनी पर नियंत्रित कंट्रोलिंग करने के लिए समय समय पर ब्रिटिश संसद ने कुछ एक्ट पारित किए। और उस एक्ट को ही हम लोग क्रमवार से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ब्रिटिश संसद द्वारा इस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अंकुश लगाने के लिए यानी नियंत्रण करने के लिए उस पर जो एक्ट लाया गया वह पहला एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में लाया गया था। तो दोस्तों, आइए जरा देखते हैं ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कुछ कहता है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ फैक्ट निकल रहे हैं, उसके बारे में जानने का हम लोग संभव प्रयास करते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित मतलब रेगुलरली और इसे कंट्रोलिंग करने के लिए उसकी दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया यह पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और दोस्तों, कंपनी का जो शासन है उस पर उस ब्रिटिश संसदीय का नियंत्रण स्थापित हो गया था। और क्या कि पहली बार
कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य है, प्रथम बार कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिल गई थी और इसमें केंद्रीय प्रशासन की एक प्रकार से समझिए कि नींव डाली गई थी। इसी एक्ट के तहत पहले तो बिखरे बिखरे रूप में प्रशासन किया जाता था, शासन किया था, लेकिन अब एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी एक्ट के तहत यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। यानी पहले यह तीनों प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, यह तीनों के लिए अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल के गवर्नर जो पद है उस पद को और काफ़ी ऊंचा पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यों वाली परिषद का गठन किया जाता है उसकी सहायता के लिए। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बनता है कि यदि अंग्रेज बंगाल प्रेसिडेंसी को नहीं पकड़ता, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी को धर के नहीं रहता तो आज का इतिहास कुछ और ही रहता। दोस्तों यह काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र में लग गया जिससे अंग्रेजों को काफ़ी मुनाफा दर मुनाफा हो रहा था, जिसके कारण वहाँ यानी ब्रिटेन जो है फल फूल रहा था। इसलिए दोस्तों उन्होंने बंगाल ये पूरे प्रेसिडेंसी को मेन समझा। इसके बाद धीरे धीरे करके बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी ध्यान देते हुए तब जाकर के पूरे भारत पर एक छत्र उन्होंने राज किया था। तो देखिए दोस्तों हमने ही बताया था कि बंगाल का गवर्नर जो है उस पद का नाम और ऊंचा कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और दोस्तों इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन आता था? यह मद्रास का गवर्नर और ये बम्बई का गवर्नर इसके अधीन आता था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। दोस्तों आपको यह बता दें अभी आपने देख लिया कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद अब हो गया, बंगाल का गवर्नर जो पद था अब हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से एक प्रश्न बनेगा कि यह भारत में जो है प्रथम गवर्नर जनरल यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स बना था प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब दोस्तों यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल गया था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली जो परिषद का गठन किया गया वह 4 सदस्य कौन थे? तो वह 4 सदस्य थे फ्रांसिस क्लेवेरिंग मॉनसन बोरवेल। कौन कौन था? फ्रांसिस क्लेवेरिंग मॉनसन और बोरवेल। यह 4 सदस्यों वाली परिषद थी जो सहायता करता था किसका? बंगाल के गवर्नर जनरल का। अब दोस्तों और इसमें कुछ फैक्ट बनते हैं, यानी यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है 1774 ईस्वी में। और दोस्तों यह जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से एक प्रश्न बनेगा कि ये बंगाल में जो यानी कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय 1774 में बना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? तो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो 3 अन्य न्यायाधीश थे हाइडर, चैम्बर और लिमेंस्टर। कौन थे? हाइडर, चैम्बर और लिमेंस्टर। दोस्तों यह 3 नाम आपको यदि नहीं याद हो रहे हैं, हाइडर, चैम्बर, लिमेंस्टर, तो आप केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए HCl। दोस्तों आपको पता होगा कि HCl किसका फॉर्मूला है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है जो हमारे आमाशय में जठर रस के रूप में पाया जाता है। तो यह HCl मतलब H से हाइड, C से चैम्बर और L से हो गया लिमेंस्टर, यही हुआ HCl। हाइडर यानी हाइडर कर दीजिए, चैम्बर्स और लिमेंस्टर, यह 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इस प्रकार हमने जाना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे।
3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो हाइडर यानी हाइड, चैम्बर्स और लिविंगस्टन। दोस्तों दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, हालांकि आपको बता दे कि पहले भारत का राजधानी हुआ करता था कोलकाता, लेकिन 1912 में जाकर के दिल्ली बन गया। 11 में ही घोषणा हो गया था कि भारत की राजधानी दिल्ली घोषित किया जाए और 12 में जाकर के अपना प्रशासनिक कार्य करना शुरू कर दिया। तो वह तो बाद में है, पहले है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। आइए और कुछ बातें दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं। इस एक्ट के तहत कंपनी का जो कर्मचारी था, कंपनी का कर्मचारी यानी क्या अपना निजी व्यापार भी कर लेता था और उससे भी वह फूल फल रहा था, धनी बन रहा था। तो यह जो एक्ट लाया गया दोस्तों, यह कंपनी का जो निजी व्यापार हो रहा था उस निजी व्यापार को प्रतिबंध कर दिया गया, इसी से प्रतिबंध हो गया। और क्या कि जो भारतीय लोगों से वह उपहार लेता था कर्मचारी, या फिर जो रिश्वत लेता था, घूस लेता था, वह भी प्रतिबंध हो गया इसी एक्ट के तहत। तो आप समझ गए होंगे इस रेगुलेटिंग एक्ट आने से ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्मचारी था, वह कर्मचारी अपना निजी व्यापार करता था और भारतीय लोगों से उपहार था, रिश्वत लेता था, वह सब अब क्या हो गया? बंद हो गया, यानी उस पर प्रतिबंध लग गया था। और क्या ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण काफी मजबूत हो गया, काफी सशक्त हो गया। अब दोस्तों यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यह एक पद होता है और यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य होता है कि जो राजस्व है, राजस्व मतलब क्या? टैक्स यानी कर। तो जो भी राजस्व है, जो भी नागरिक व सैन्य मामला की जानकारी होगा वह किसको देगा? ब्रिटिश सरकार को देगा, यानी अनिवार्य कर दिया गया था इस एक्ट के आने से। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको क्या अनिवार्य कर दिया गया कि वह राजस्व यानी टैक्स, कर जो होता है वह, और नागरिक तथा सैन्य मामले में जो भी जानकारी होगा वह ब्रिटिश सरकार को देगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना। दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपके बीच इसी तरह नए नए टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे और आपकी जानकारी में काफ़ी आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान देते रहेंगे और आपके लिए कुछ इसी तरह हम लाते रहेंगे। अभी हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, अभी दोस्तों और सारे एक्ट देखना बाकी है। 1947 तक हम एक्ट देखेंगे, जो भी नियम आया था उसे देखेंगे। इसके बाद हमारा संविधान किस तरह से शुरू होता है तब जाके जानकारी लेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे हम अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।